कह रहे एक बार मेरे इशारे पे चल के देखिए। तो इसलिए इस सवाल को जरूर बनाइएगा। ये हमको कोई कमीशन नहीं देता, इसको हमको, हाँ ये IAS-PCS वाला है ना, सब्जेक्ट वाइज आता है, इसलिए बेटर है। इसमें आपको छांटना नहीं पड़ेगा, सब छांट छूट के दिया हुआ है टॉपिक वाइज, तो आसान लगता है ना। ये हम लोग जब पढ़ना लास्ट कर रहे थे तो उस समय इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था, लेकिन जबरदस्त किताब है ये। यहाँ पे देखिए सारा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले संविधान सभा से संबंधित जो टॉपिक है 1 नंबर, उससे रिलेटेड कुछ सवाल बनाना है ना। जैसे अगर हम आपको बताएं तो पूछा हुआ सवाल है, हाँ पेज नंबर D15 या D16 से शुरू कीजिएगा। इसमें D16 से शुरू कीजिएगा, उससे पहले थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो इतिहास पढ़ाएंगे तो बनेगा। D16 आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला सवाल है इसमें, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। हाँ विलियम वुड के फेवर में कितने लोग हैं? विलियम वुड, अच्छा, और एवी अलेक्जेंडर के फेवर में? एवी अलेक्जेंडर कोई नहीं, चलिए बढ़िया। बाकी लोग कहीं नहीं हाथ उठाए, नए होंगे हो सकता है। पढ़िए, देखिए हम ऐसा पढ़ाते हैं ना, सही बताएं, आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस 5 से 10 मिनट समय घर पे दे दीजिएगा ना, वो भी आदमी है भूल जाता है, इसलिए बाकी कहानी की तरह सब समझाए हुए हैं, तो आप लोग उसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में? 10 लाख। वेरी गुड, ये तो ऑप्शन भी नहीं लिया आप लोग। चलिए एक सवाल और बताइएगा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका के उप सभापति कौन थे? हबड़ा का है बड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू उप सभापति थे। सभापति को थे वायसराय थे। वेरी गुड, है ना। हाँ देखिए, पूछा, हम बोले थे ना IAS का सवाल है, IAS 1995 कलेक्टर की एग्जाम में पूछा हुआ था। उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे, सभापति नहीं थे कार्यपालिका के, है ना। ये पूछा हुआ है, आप लोग देखिए आपके सामने है। बहुत सारा सब सिंपल सवाल है। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ, कहां हुआ, कैसे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? हबड़ा जाता है लेके आई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन तो हुए प्रथम अधिवेशन, सच्चिदानंद सिन्हा। उद्घाटन माने कौन सी? प्रथम बैठक। तो प्रथम बैठक भर तो क्या अध्यक्षता के लिए रहे? तो फिर भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा, सवाल तो वही है, घुमाया है खाली। क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। कितने लोग हैं? हाथ उठाइए, सच्चिदानंद सिन्हा वाले लोग उठाओ, उठाना है तो। ही का है ये? राजेंद्र प्रसाद। सही है, बिल्कुल सही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? अब वही प्रथम बैठक, इसी को घुमा दिया शब्द। प्रथम संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 होगा। अलग अलग शब्द है। चलिए खाली लड़की लोग बोलेंगे, थोड़ा सा ट्राई किया जाए। अच्छा सवाल है, दिमाग लगाइएगा, सब पढ़ाए हुए हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? शांति, उसको गेटवा को थोड़ा हल्का से कीजिए तो, कुछ लगा दीजिए तो। बोलिए, लड़की लोग बोलेगी। सवाल सुनिए फिर से। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? देखो, अब शब्द भी हम सिखाएंगे, इतना तो बोलते ही हैं, तुम लोग जानती हो। इसी सवाल को घुमा दे, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? शांति, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था?
शांति, लड़की लोग को बोलने की, लड़कियां तो बोली। 13 दिसंबर 1946 पारित हुआ था। अब प्रस्तुत कब हुआ था? पारित कब हुआ था? वही ना सर, बताइए प्रस्तुत कब हुआ था? वो बताएगा, हाथ उठाइए तो। पारित कब हुआ था बोलिए। 1900 ना बताइए रनिए का। अरे प्रस्तुत कब हुआ था? 13 दिसंबर को। कौन प्रस्तुत किए थे? तो उस पर बहस हुआ था, कौ दिन ले पारित कहिया हुआ? तो फिर ये ना सवालवा यही ना है। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, प्रस्ताव मैंने उद्देश्य प्रस्ताव है ना, संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। थोड़ा सा घुमा दिया, चलिए कोई बात नहीं, नया अभी धीरे 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 यही चीजों का प्रैक्टिस हम तो पढ़ा दिए, सब सवाल भी आ रहा है वही, लेकिन आप क्या है उसको समझ नहीं पाए, तो वही समझाने के लिए तरह तरह का रूप धारण किया जाता है। फिर पूछा संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो उसी को बोलते हैं, है ना। ये कई बार ये सवाल पूछा गया है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा, किसने रखा। संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये, थोड़ा घुमाया है, दिमाग से जवाब दीजिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? चलिए, तो इस तरीका से आप लोग, बहुत सारा सवाल है अभी इसमें। कितना सवाल है? लगभग 55 गो सवाल है, ठीक है जी। कितना नंबर? 33। हम टोकनी है तो पूछता रहो, है ना। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे? नहीं लिख लिए। संविधान सभा के उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। तो मैचिंग कर लीजिए, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसका मैचिंग वाला है, तो हो सकता है इसमें एगो आप नहीं जानते हो, 3 वो जानते होंगे, तो उससे मैचिंग नहीं कर लीजिएगा, है ना। बात मेरा समझ में आ रहा है ना, ऐसे बनाया जाता है। चलिए आइए, अब हम लोग फिर उसी प्रेम से, उसी अच्छे तरीके से, खूब बढ़िया से समझ के आगे हम लोग संविधान के स्रोत को पढ़ने चलते हैं। तो जैसा कि कल हम, आप लोग गप नहीं कीजिए आपस में, प्लीज गप करना है हमसे कीजिए। यहाँ एकदम क्या कर रहे हैं? नहीं, गप नहीं, बिल्कुल यहाँ ये सब चीज नहीं चलेगा। पढ़ने आया 40-45 मिनट समय मिलता है ना। और यही चीज वो पूछा पूछावल को अब कन्वर्ट कर देंगे टेस्ट में, है ना। 25 क्वेश्चन का टेस्ट सप्ताह में एक बार होगा, हर सप्ताह में, और 25 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का। ऐसे टेस्ट सप्ताह में 2 हो गया। ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपके हाथ में मोबाइल है, जस्ट यहां आएंगे, क्वेश्चन डाल देंगे, आपके हाथ में मोबाइल मिल जाएगा, ये क्वेश्चन चला जाएगा। 10 मिनट का समय देंगे, उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है, और वहीं सबमिट कर दीजिएगा। आपको कितना स्कोर अब पता चल जाएगा। 20 मिनट में सारा टेस्ट खत्म, पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं, पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं, है कि नहीं है। और इस तरीके से, ठीक है। तो पुराने बैचों में इस तरह का प्रयोग चल रहा है, आप लोग थोड़ा नए हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा सा प्रेम से हम प्रस्तुत हो रहे हैं, वरना मेरे कई रूप हैं। महाबेइज्जतियां आदमी हैं, पढ़ाई ले जितना हिम्मत से, उतने हिम्मत से बेइज्जतियों करे ला तैयार रही। जब हम मन से पढ़ावत हैं तो रौरू मन से पढ़े के पढ़ी, ना पढ़े तो खूब बेइज्जत करें। जरा ज्यादा लाज हुई तो पढ़ के आई, ना पढ़े वाला बात छोड़ दी, ना तो पढ़त होके ना याद होत होके तो हमरा से भेंट करी, सर केंगा हुई। बिल्कुल, हम एकदम एक एक कदम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आप पहले पढ़ने को तैयार हो जाइए, है कि नहीं। आए हैं इतना गली में, इतना खोज के आए होंगे, तो इसका मतलब सिंपल एक ही निकलता है मेरी नजर में कि आप पढ़ने वाले हैं, आपके अंदर इच्छा है कुछ करने की, है कि नहीं। चलिए, तो कल जैसा बता रहे थे, संविधान सभा के जो स्रोत है वो बहुविध प्रकार के, अनेकों प्रकार का है। केवल विदेशी स्रोत अगर मुख्य परीक्षा में इस तरह का चर्चा कर देते हैं तो इससे आपको मार्क्स जो है 10 से 15% से ज्यादा नहीं देगा।
अगर इस तरह का सवाल मुख्य परीक्षा में आएगा तो आपको लिखना होगा भारतीय संविधान के स्रोत बहुविध प्रकार के हैं, जैसे हमारे देश की प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, रूढ़िया, है ना, नियम, कानून, ये सब भी स्रोत है। उस सबको भी संविधान सभा ने आकलन किया कि हाँ, जो परंपरा चला रहा है क्या उसको खत्म कर दिया जाए, क्या उसको रखा जाए, है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा स्रोत रहा है ना। उसके साथ साथ हमारे देश के राजा महाराजाओं का इतिहास, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सब हर शासकों का योगदान रहा। फिर अंग्रेज आया तो कानून बना के देश में शासन किया, जैसा कि आप जानते हैं पहला कानून रेगुलेटिंग एक्ट था और अंतिम कानून 1947 का अधिनियम, है कि नहीं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस दौरान उसने बहुत सारा कानून बनाया, जिसमें से एक सबसे बड़ा कानून था उसको 1935 का। 1935 का बहुत सारा बात हम लोग के अनुकूल था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको संविधान में शामिल किया। उसी तरह से भारतीयों ने भी प्रयास किया था गुलाम भारत में अपना संविधान बनाने का, उसी को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, है ना। गुलाम भारत में भारतीयों ने जो संविधान बनाने का प्रयास किया था वो बना था नेहरू रिपोर्ट, 1928 में बना था, लेकिन उसको लागू तो होना नहीं था, अंग्रेज था, बस हम लोग ऐसे ही बना लिए थे। कहानी बताएंगे क्यों बनाए थे, कुछ चैलेंज मिल गया था भारतीयों को कि तुम लोग से संविधान बन ही नहीं सकता है, काची चिल्ला रहा है, संविधान सभा का मांग कर रहा है ना। तो इस तरीका से, उसके अलावा जो देश की आजादी के लिए जान देने को तैयार थे वो भी कुछ सोच के ही जान देने को तैयार थे, तो उनके सोच को भी स्थान दिया गया संविधान में, है ना। और लास्ट में आप बोल सकते हैं विदेशी स्रोत, है ना। तो यहाँ विदेशी जो स्रोत होगा इसका सिंपल मतलब है कि हम अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, साउथ अफ्रीका, जर्मनी वगैरह से क्या क्या लिए, ठीक है। तो यहां तक हम कल पढ़ा दिए थे, इसलिए तेजी में यहां तक हम बोले हैं। बहुत से लोग हैं सब बोलते हैं कि सर तेजी में पढ़ाते, तेजी में नहीं पढ़ाते, बहुत आराम से पढ़ाते, एक टॉपिक 4-4 दिन लग जाता है। हाँ, लेकिन जो पिछला क्लास है उसको एक बार रिवीजन करा देते हैं ताकि हम लोग क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब विदेशियों से भी नो डाउट बहुत सारे हम लोगों ने संविधान में, अपने इस संविधान में विदेश में जौन बात रहे ओकरा के हमनी के संविधान में लिख नहीं सकते। बात मेरा समझ गया। जैसे आप पढ़ते होइएगा नीति निर्देशक तत्व तो कहां से लिया गया है, आयरलैंड से, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। तो नीति निर्देशक तत्व अगर हमने आयरलैंड से लिया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया, तो हम लोग पागल नहीं ना थे कि ऐसे ही ले लिए, वो हमारे अनुकूल था इसलिए न लिए। मान लेनी कोनो लड़की खूब सुंदर ड्रेस पहन के आयल होके, देख के लगेगा कितना बढ़िया एक कपड़ा बा, तो हम थोड़े पहन लें कि पहन ले, नहीं पहन सकते हैं, वो कितना बढ़िया है तो मेरे अनुकूल नहीं है, और जो मेरे अनुकूल है हम उसी को ना धारण करेंगे भाई। बात मेरा समझ में आ रहा है ना। तो संविधान सभा के ऊपर कल एक सवाल दिए थे, आरोप लगता है कि संविधान सभा के सदस्य चोर थे, एक्सपर्ट चोर थे, महान चोर थे। ये ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने संविधान सभा पर आरोप लगाया है, ब्रिटेन के विद्वानों ने। उन्होंने भारत के संविधान को क्या कहा है, उधार का संविधान। ये सब पे ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी वाले, यूपीएससी बीपीएससी वाले थोड़ा सा हम बताते चल रहे हैं, जनरल कंपटीशन तो हवे हवे में सवाल बना दीजिएगा, लिख के देते हैं, टॉपिक से हेडिंग से बन जाएगा। तो संविधान सभा पर आरोप लगा है कि भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, उधार। अब सुनिए शब्द, पहले उधार शब्द का प्रयोग कब किया जाता है। जैसे आप पटनरवा से मांगे है, पार्टी 10 रुपए देता तो को दिन ना दो, आपने उसको क्लियर तो किया नहीं कि हम उसको रिटर्न करेंगे। वहीं आप बोलिए पार्टी 10 रुपए उधार देना, तो सोचेगा थोड़ा देर। उधार मांगा था मने लौटा, उधार मांगा था मने, उधार शब्द के पीछे एक शब्द छुपा होता है, लौटाना। लौटाना छिपा होता है। अब पहले मांगे होंगे उधार 10 रुपए देना उधार, और नहीं दिए होंगे तो दिक्कत हो रहा ना। तो उधार के मतलब है कि आप इसको लिए हैं तो आपको क्या करना है, लौटाना है कि नहीं है। तो संविधान हम लोग का जो है ना, ये कहल जाला उधार के संविधान, माने जहां जहां से ले ले वाला प्रावधान ओकरा के लौटावे के पड़ी। तोरा देश में ना चली तो नी के देश बुड़बक के देश हो। ब्रिटिश विद्वान मानते हैं कि सांप सपेरा वाला देश है, यहाँ के लोग सांप के दूध पिया वाला, कितना होशियार बा समझ लो, मजाक उड़ाता था लोग। आज उसी सांप को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए पूरा विश्व एकजुट हो रहा है, जो काम हम लोग सदियों से कर रहे थे, है ना। आज उसी कोलगेट प्रचार कर रहा है, मेरे भी पेस्ट में कोयला है। अब पहले मजाक उड़ाता था, यहाँ के लोग माटी से कोयले से मुंह धोएला,
उड़ाता था कि नहीं उड़ाता था? लेकिन आज कोलगेट को बोलना पड़ रहा है मेरे भी पेस्ट में कोयला है, नमक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का बतवा तो हुए नु बात तो इले हमनी के सिद्धांत पर। लेकिन शुरू में हम लोगों के देश को रोमिला थापर का अगर प्राचीन भारत पढ़िएगा ना, कहीं से शुरुए की है अपना किताब। विश्व में भारत की पहचान सांप सपेरों के देश के रूप में है, हमनी के ऐसा औकात रहे। तो वही से यहाँ विविधता बहुत ज्यादा है। क्षेत्रफल देखिएगा तो फिल्म का नाम याद रखिएगा, कयामत से कयामत तक हम लोग का क्षेत्रफल है, एरिया है। एगो कयामत का मतलब केटू काराकोरम, एगो का मतलब कन्याकुमारी, यानी उत्तरी अगर ऊपर से देखे काराकोरम से लेके कन्याकुमारी तक भारत जो फैला हुआ है, इसमें विभिन्न जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग, कई प्रकार के लोग हैं, है कि नहीं? तो इन लोगों में उन लोगों को लगता था कि इतना विविधता है कि एकजुटता तो हो ही नहीं सकता है, इतनी विविधता है ना। तो इसलिए वो लोग का मानना था कि ये लोग संविधान झूठों के बना रहा है, लोग से संविधान से शासन होने वाला नहीं है। कल के दिन में विद्रोह हो जाएगा, सब संविधान के आग लगा के फेंक देगा सब, है ना। और फिर हमनी के पार्ट हमनी लगे चल आई, मैंने ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ले बनी नू, तो वह संसदीय व्यवस्था नियम तो बनावा था लोग, लेकिन सक्सेस ना हुई। बात समझ में आया? उधार का मतलब किस संदर्भ में बोले, इन्हें लौटा दे, को पैसा के लौटा दिए, नियम है, जब नियम ना चलल तो उसका मतलब है लौटा देनी। बात समझ आया ना मेरा? तो ये सब मुख्य परीक्षा का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या भारत का संविधान उधार का संविधान है? क्या भारतीय संविधान सभा चोरों की सभा थी? अब ध्यान देने, बिल बोलिए, सीधा कहिए कि अगर किसी की अच्छाई को चुराना चोरी है तो हम चोर से ही, ये मत कही, सच्चाई तो बात, सच्चाई ना रही तो हमने विदेशी स्रोत पढ़ती का है। तू कहता है संविधान सभा ने विदेशों से कुछ नहीं लिया है, सीधे सीधे गलत हो गया कि नहीं हुआ? हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों ने अमेरिका से लिया, ब्रिटेन से, जापान से, जर्मनी से, दक्षिण में बहुत सारे देश से लिया है कि नहीं लिया। अब इस अर्थ में कोई कहे कि तू चोर है, मान लिया कि आप 5 बजे सुबह उठते हैं, उठ के थोड़ा योगा करते हैं, उसका पढ़ाई करते हैं और वो नकल आपका पटनरवा करने लगे, तो पटनरवा चोर है क्या? तो किसी की अच्छाई को अगर चुराना चोरी है तो हम चोर सही है कि नहीं है? लेकिन अगर कोई इस संदर्भ में कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने विदेशियों से भी कुछ लिया है, तो बिल्कुल सही बात है, लिया है हमने, लेकिन हमने आंख बंद करके नहीं लिया है, बल्कि हमने उस प्रावधान को लिया है जो हमारे देश के लिए अनुकूल था, उसमें संशोधन किया है, उसको अपने आप फिट बैठाने। जैसे आपने कोई शर्ट दिया, आपका शर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मेरे लिए फिट नहीं था, तो हमने क्या किया, फिर से उसको दर्जी के पास ले गया और ले जाकर के उसका साइज, लंबाई वगैरह सब कुछ मैंने ठीक कराया और तब उसको पहने, है कि नहीं? क्यों पहने? क्योंकि वो मेरे अनुकूल था, वो मेरे अनुकूल था। इसलिए अब इस अर्थ में कोई कहे कि भाई कि तू चोर हो, तो कह दीजिए हाँ हम चोर हैं, डायरेक्ट मत इनकार कीजिए कि ना संविधान सभा के सदस्यों ने विदेशों से कुछ नहीं लिया है, तो आप गलत ट्रैक पकड़ लिए। लिया तो है भाई, अमेरिका से लिया है कि नहीं लिया? तो इस अर्थ में अगर विदेशी आरोप लगाते हैं चोर है तो ठीक है, उनका आरोप सही है, लेकिन किसी की अच्छाई को चोरी करना चोरी नहीं कहलाता है। और दूसरी बात, हमने आंख मूंद करके किसी के बात को नहीं अपनाया है, बल्कि उस प्रावधान को हमने अपने देश के परिस्थिति के हिसाब से फिर से उसको रचा है, उसको संवारा है, तब जाकर के उसको हमने लागू किया है। ठीक है? इस अर्थ में ना तो हमारा संविधान उधार का संविधान है और ना ही हमारे संविधान सभा के सदस्य चोर थे। दूसरी बात यह भी जोड़ दीजिएगा, अगर उधार का शब्द आए तो कहिएगा अगर उधार का होता तो आज लौटा दिए रहते। अरे जहां से लिए वहां खत्म हो गया, हमने कहा तो आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, इंतजार करे वाला कर रहा है कि अब बर्बाद हो जाएगा, अब बर्बाद हो जाएगा, अब भारत में गृह युद्ध होगा, अब हिंदू मुस्लिम दंगा होगा, देश फिर से टूट जाएगा, संविधान को आग लगा दिया जाएगा, कोनो पाकिस्तान हो, है कि नहीं है? ये इंडिया है। यहां के लोग उस समय में मतभेद रहता है, जले कोई खतरा नहीं होता है। जैसे खतरा आ जाता है हम लोग सारे मतभेद को भुला देते हैं और एक बार में हम सब भारतीय बन जाते हैं। भाई भाई में जैसे कितना झगड़ा रहेला, लेकिन गांव का कोनो तीसरा अटैक करेगा दोनों भैया सट से एक हो जाएंगे। कहा रे हमारे भाई तू बोलने का है, तुरा से दुश्मन है, दुश्मनी लगा कुछ लगा, उससे क्या मतलब है? तुम्हारा भाई की बोली ले का है,
वे हम भारतीय हैं। अभी सब कुछ ठीक बात है, आपस में लतालती कर ली ले सब, लेकिन एक मतलब ये थोड़ा कि पाकिस्तान अटैक कर दी तो हमने कम से पाकिस्तान जिंदाबाद है ना, चाइना अटैक कर देगा तो कहेंगे चाइना जिंदाबाद, तो बड़ा गरियावत लखई तो अब ला समारा तू। ये भारत की पहचान नहीं है। हर विपत्ति में, हर विषम परिस्थिति में सारा भारत, समूचा भारत जाति धर्म भाषा क्षेत्र लिंग सबको भूल करके एकजुट हो जाता है ना। तो इस अर्थ में आज भी हमारा संविधान क्या है, जिंदा है ना। यह कोई उधार का संविधान नहीं है ना। ऐसे आपको मेंस का जवाब देना होगा। अब आते हैं पीटी पे। तो पीटी में फिर से कह रहे हैं, नो डाउट विदेशी स्रोत पूछता है, एग्जाम में पूछ देगा मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, न्यायिक पुनराविलोकन कहां से लिया गया, संविधान संशोधन कहां से लिया गया, नीति निर्देशक तो ऐसे, तो उस प्रावधान को थोड़ा बहुत याद करने का भी कोशिश कीजिएगा, थोड़ा बहुत ऐसे जो भी प्रावधान लिए गए वो संविधान में तो है, तो कोई ना कोई टॉपिक में आ गया तो फिर वहां पढ़ेंगे विस्तार से। मान लिया हम कहें मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, अब आप अभी पूछिएगा सर मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार टॉपिक तो आएगा, उसमें ना पढ़ाएंगे। अगर अभी मौलिक अधिकार लगे बताने तो फिर तो 10 क्लास हो जाएगा, और फिर उस समय हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार आएगा तो स्रोत पढ़ेंगे क्या। समझ रहे ना मेरा बात को। तो अभी थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में 25% दिक्कत हो, याद रखने में, समझने में तो 1% नहीं होगा, याद रखने में, तो इसको समय का इंतजार कीजिए। जैसे जैसे टॉपिक खत्म हो जाएगा आपको समझ में आता जाएगा कि मौलिक अधिकार क्या है, न्यायिक पुनराविलोकन क्या है, न्यायिक प्रक्रिया क्या है ना, नीति निर्देशक तत्व क्या है। अभी केवल इतना ही जानना है ये सब लिया कहां से गया है। बात समझ गए। चलिए नोट्स निकालिए। किन्हीं को कोई डाउट हो एकदम पूछने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सावधानी इतना ही बरतना है जो पढ़ा रहे हैं उसी से पूछिए। अब अटर पटर पूछिएगा तो दुनिया में जीके जीएस का कमी नहीं है। अब पॉलिटी पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी से पूछिए, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो फिर कोची से पूछिएगा। तो इसीलिए जो टॉपिक पढ़ा रहे हो नहीं समझ में आ रहा हो बिल्कुल पूछने के लिए आप आजाद है, स्वतंत्र है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पेज नंबर कितना पे चला जाए, कहां हो गया था, हाँ 31 पे। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से है ना, और नीचे लिखा होगा संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता लिखा हुआ है। तो बिल्कुल यह जो प्रावधान नीचे लिखा हुआ है वो कहां से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो आप क्या भरिएगा, ब्रिटेन। चलिए संक्षेप में समझते चलिए। संसदीय शासन प्रणाली का सिंपल मतलब है भारत में भी एक संसद होगा, है ना, और उसी के हिसाब से सब काम धाम होगा। आगे पढ़ाएंगे संसदीय शासन प्रणाली तो विस्तार से बताएंगे। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब सिंपल ध्यान दीजिएगा, हम कहां के निवासी हैं, भारत के, बिहार के। चलिए लड़की लोग बोलेगी केवल, कहां की नागरिक हो, भारत के थी बिहार की, समझ में बात आ रहा है। नागरिकता हम लोग के यहाँ एकल है। हम बिहार में आज रहते हैं, बिहार में हमको मन नहीं लगेगा हम महाराष्ट्र में चल जाएंगे, उससे हमारे नागरिकता पर कोई फर्क पड़ा क्या। हम भारत के नागरिक थे, हैं, रहेंगे। हम बिहार में रहें चाहे यूपी में रहें, तो इस सिद्धांत को कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहां राज्य का भी नागरिकता लेना पड़ता है, समझे। तो अमेरिका में कैसा नागरिकता है, ब्रिटेन में कैसा है, एकल। तब लेडीसन हमनी क्यों करेंगे बुड़बक लोगन, ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिए है, इसका मतलब ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है। पूछ दे परीक्षा में कब सजी निखन पड़े ले जा, कौन बात हुआ भाई, समझने का कोशिश कीजिए। अमेरिका में दोहरी है, ब्रिटेन में कैसा है, एकल नागरिकता। क्लियर, समझ में बात आ गया ना, ठीक है ना। तो एकल नागरिकता का मतलब होता है देश का नागरिक। एकल नागरिकता का मतलब जहां एकल होगा वहां देश का होगा, जहां दोहरा होगा वहां राज्य का भी होगा और देश का भी। जैसे अमेरिका, जैसे अमेरिका। नहीं पता तो ऊपर लिख लीजिए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। किताबों में देखिए ऊपर जगह होगा अमेरिका। नहीं पता है तो जिनको नहीं पता है बिल्कुल शर्म नहीं कीजिए, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। खूब पूछता है सवाल, ये सब जनरल कंपटीशन से लेकर यूपीएससी तक का सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण मतलब कानून, विधि का मतलब कानून। कानून कैसे बनाया जाए, यह जो बनाने का जो तरीका है ना, वो हम लोग कहां से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए। आगे देखिएगा, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लिया गया हम अपने छात्रों को कुछ विशेषाधिकार दें,
मतलब विशेष अधिकार, अतिरिक्त अधिकार जो अन्य को नहीं प्राप्त है। तो उसी तरह से संसद, जो संसद का सदस्य बन जाता है ना, उसको कुछ अतिरिक्त अधिकार प्रदान किया जाता है। इस तरह के सिद्धांत को हम लोगों ने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। अब यहां ध्यान दीजिए, जो चुनाव होता है भारत में वो दो प्रकार से होता है, ठीक है ना। लोकसभा, विधानसभा, मुखिया, इस सब के चुनाव प्रणाली को बोलते हैं बहुमत प्रणाली। क्या बोलते हैं? बहुमत प्रणाली। इसी बहुमत प्रणाली को विस्तार पूर्वक कहते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो विजेता हो जाएगा। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो विजेता हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ये सबसे सरल तरीका है, सबसे कम खर्चालू तरीका है, सामान्य लोग को जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी कमी है कि इसमें कहीं 10% लोग चाह दे तो कोई मुखिया बन जाएगा। कहिएगा कैसे सर 10% के चाहने से कोई मुखिया बन जाएगा? मान लिया आपके तो मुखिया के चुनाव बन, तो देखिएगा एक पंचायत से 20-20 गोड़ा खड़ा हो। और 20 गोड़ा खड़ा भल 1 2 3 4 20 ले, तो कौनों के 5 गो, कौनों के 8 गो, मान लेनी 100 गो वोट बा, है ना। कौनों के 7 गो, कौनों के 6 गो, कौनों के वही में कौनों के 10 गो मिल गल तो जीत गल कि ना जीत गल। अब बाकी लोग के सबके 10 से कम मिलल बा, मान लेनी, तो जीत गल कि ना जीत गल? बताइए, जीत गया वो सर्वाधिक वोट। यानी कि 10 गो वोट पा गया तो यह मान लिया कोनो डी नामक आदमी है, जीत गया मात्र 10 गो वोट का। ग्राम पंचायत का चुनाव होता नहीं तो लफुई करे के बाद ये काम कर दे, 4-5 गोड़ा का और खड़ा है ना। मान लेनी अपने अपन वोट गिन ली, पहले कितना बा, 200 बा, टोटल वोट मान करी कितना बा पंचायत में, जोड़ लेनी। वो हिसाब से कैंडिडेट को एरिया से अपन हितवा खड़ा करा दी रहे, जीते तो हमनी के संगे बैठ के खाई गई। बात समझ रहे ना मेरा? चूंकि बहुत सिंपल है, इसमें जितना कैंडिडेट खड़ा होगा कुछ हो तो कुछ होकर मिलेगा, परिवार के लोग तो देवे करें, है कि नहीं? इस तरीका से। तो यहां पे एक सबसे बड़ी कमी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 10 गो वोट पाके जीता है ऐसा मत सोचिए, ये सोचिए 90 आदमी इसके विरोध में, 90 आदमी इसके विरोध में। ये लोकतंत्र का गुण है क्या? लेकिन प्रक्रिया है, सिद्धांत है। अब आपको खराब लग रहा होगा 10 गो वोट पाके जीत गया, इसका सीधा क्या मतलब होता है? 90 आदमी का वो चॉइस नहीं है, फिर भी वो उसका मुखिया बन जाएगा। तो ये बताइए वो 90 आदमी के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रक्रिया से नहीं होता है। प्रधानमंत्री का होता है, मुख्यमंत्री का होता है, मुखिया का होता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रक्रिया से नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जिस प्रक्रिया से होता है उसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण विधि। ना बुझल कोनो बात ना पढ़ान तो बुझाई, टॉपिक आवेदी, ठीक बोलो। कुछ तो बने समझ में आया कि हाँ राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अलग है, प्रधानमंत्री के चुनाव का तरीका, और सब में जनते हिस्सा लेता है, कोनो में डायरेक्ट, कोनो में इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो बहुमत प्रणाली यानी सर्वाधिक मतों के आधार पर विजय का फैसला जो किया जाता है, किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्लियर हो गया ना? इतना समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सुनिए एक आध गो पॉइंट है ना, जिससे यहाँ पे आपके नोट्स में इधर जगह बहुत सारा बचा होगा, लाइए ना नोट्स लाइए। यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे यहीं पे एक पॉइंट ऐसे ऐसे बना के एक दो और लिखे तो लिखेगा मंत्रिमंडलीय सरकार। मैंने कहीं परीक्षा में घुमा दे पूछे मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से लिया गया है, मंत्रिमंडलीय सरकार, तो कहिएगा ब्रिटेन से लिया गया है ना। ब्रिटेन में ही मंत्रिमंडलीय सरकार, वो नोट्सों में लिख लीजिए, मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ऐसे हमने जो संसदीय शासन प्रणाली बताया ना, तो उसमें संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय सरकार होता ही है, लेकिन शब्द कहीं घुमा देगा तो फंस जाइएगा, इसलिए हमने इसको क्लियर कर दिया कि मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से लिया गया है, और ये पूछा हुआ सवाल है यूपीएससी का, है ना। अच्छा, एक और शब्द यहां पे हमने ऐसे विधि निर्माण की प्रक्रिया बताया है, साथ में अगर कहीं घुमा कर पूछे कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन, एक और पॉइंट नीचे बना लीजिए,
विधि का शासन, ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, जो 2 पॉइंट आपके नोट्स में नहीं था, मैंने उसको अलग से क्या किया, लिखा दिया। ठीक है, इस तरीका से इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा, इतना विश्वास करके पढ़ जाइए, काफी है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरा मौलिक अधिकार, ये सब है, कहां से लिया गया है दूसरा पॉइंट? अमेरिका। क्या भरिएगा? अमेरिका, ब्रैकेट में लिखेगा 1789 ईस्वी, हम समझा रहे 1789 अमेरिका। ठीक है, 1789 का मतलब हुआ कि अमेरिका के कौना संविधान से, यूपीएससी बीपीएससी में कभी कभार पूछ देता है इस टाइप का सवाल कि अमेरिका के किस संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया, तो आपको जवाब देना होगा 1789 ईस्वी के संविधान से। इससे ज्यादा डीप नहीं जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है ना, हम इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। हम आज भी 6 घंटा 7 घंटा, आजकल तो 9 घंटा 8 घंटा 9 घंटा पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे से दिन में पढ़ा के 3 घंटा कम से कम दिन में पढ़ लेते हैं। 11 बजे तक छुट्टी हो जाए, उसके बाद 2 बजे तक यहीं पे बैठ के भूखे बिना बरस किए। कारण ये है कि थोड़ा नोट्स को अप टू डेट कर रहे हैं और फिर शाम में 6 बजे जैसे क्लास खत्म होकर 1 आध घंटा बच्चा लोग से मिलेंगे, फिर यहाँ 9 बजे तक पढ़ेंगे, घर जाएंगे, चाय पियेंगे, फिर 10 बजे से 12 बजे पढ़ेंगे, और तब 1-2 बज जाता है। क्या है कि अगर हम अच्छा से नहीं पढ़ेंगे, अप टू डेट नहीं रहेंगे, क्वेश्चन पैटर्न नहीं देखेंगे, तो आपको तो गलत रास्ता पे ले जाएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए एक अच्छा गुरु, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील वही होता है जो अप टू डेट रहता है कि नहीं? तो इसीलिए ये 3 पर विशेष ध्यान देना होता है, वो अप टू डेट है कि नहीं। वरना बीमारी के इलाज इतना है, एक से एक आ गया और डॉक्टर के पौते नहीं किए, तो डॉक्टर के पास जाइए तो इलाज सही कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो ये सब चीज ध्यान रखिए। चलिए, तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया इसमें सब लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं, तो वैसा अधिकार जो आधारभूत होता है, मौलिक होता है, जिसके बिना हम लोग का जीवन नरक हो जाएगा, है ना? जैसे अगर हम कह दे कि आप लोगों को उज्जर रंग के पैंट, उज्जर रंग के शर्ट पहन के आना है, तो थोड़ा देर के लिए कहिए हमने ना नहीं वाला गला, है ना? लड़की लोग को कह दे कि नहीं तुम लोग को सलवार समीज पहन के आना है, तो गोली मार दे, सलवार समीज काहे हम जींस ना पहने, तू कौन हो तेरे कहे वाला रे, है कि नहीं? तो ऐसे तू काहे उनको प्रॉब्लम हो, काहे कि उनके अधिकार पर हमने प्रहार कर दिया, उनके स्वतंत्रता के अधिकार पर मैंने क्या किया, प्रहार कर दिया। उनको लगा कि मेरा जीवन नरक बना रहे हैं, हमको क्या पहनना है, कौन होता है डिसाइड करे वाला, है ना? हमारे बाप हमारे रोकबे ना करना, तू कौन होता है वो रोके वाला, है ना? ऐसे देखिए पंखा थोड़ा बंद कीजिए, आइए, है ना? तो ऐसे, तो वैसा अधिकार जो आपके जीवन को सिंपल भाषा में कह रहे हैं नरक बना दे, आपके दिमाग को पागल कर दे, है ना? उसको अगर आप छीन लीजिएगा, जैसे आपके पिताजी से बहुत ऐसे लोग बैठे होंगे, बहुत ऐसे लोग बैठे होंगे जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए पढ़ रहे हैं। उनका इच्छा नहीं है, उनका इच्छा था हम बैठ के सितार गिटार बजाते, मजा आता, शाहरुख खान की तरह आय 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 करके, है कि नहीं? सचिन की तरह बल्ला चलाते। तो वैसे लोग का पढ़ाई में उतने रुचि नहीं हो पाएगा, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। जो अपनी श्रद्धा से पढ़ रहा है वो अलग मैटर होता है, और जो दूसरे की इच्छा से पढ़ रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, हाँ यह जबरदस्ती हो तो एक दिन अपन इच्छा में बदल जाए, होता है, ऐसा होता है। ये पिताजी की इच्छा को पूरा करते करते ऐसा लगेगा नहीं यही चीज सही है, हमको यही करना है, तो फिर आप सही रास्ते पे आ गए, तो अब आप कर लीजिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज आपकी इच्छा से हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल ले, ज्यादा आगे प्रॉब्लम होगा। अरेंज प्रॉब्लम में शुरू में प्रॉब्लम होता है, क्या कि ना जान ना पहचान, तू बन गई मेरा मेहमान, लाइफ टाइम हम तुमको झेलेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसको हम लोग क्या अपना मान लेंगे। एक दिन बेचारा बाप जो खोज के उसको लाया है, उस बाप को भी उसके लिए गरिया, क्यों? क्योंकि हमने दिल से उसको अपना मान लिया। तो यही फर्क होता है। चलिए बोला आगे बढ़ते हम लोग। तो वैसा अधिकार जिसके बिना आपका जीवन क्या हो, व्यर्थ हो जाए, नरक हो जाए, एकदम बेसिक है। हमको बोलने का आजादी चाहिए, हमको पहनने का आजादी चाहिए, हमको खाने पीने का आजादी चाहिए, हमको घूमने फिरने का आजादी चाहिए। इस तरह के अधिकार को क्या बोलिएगा? मौलिक अधिकार। सब आगे पढ़ाएंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, है ना? जो न्याय करे वो स्वतंत्र हो, उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं हो, है ना? तो उस तरह का न्यायिक व्यवस्था हम लोगों ने अमेरिका से। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे मजबूत संसद अगर कहीं का है ना तो ब्रिटेन का है।
विश्व में सबसे ज्यादा पावरफुल संसद किस देश का है, यह भी पूछा हुआ सवाल है। इसलिए हम लोगों ने ब्रिटेन से संसद चुरा लिया, ऐसे तो चोर थे हमनी के। ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है, वहां के विद्वान लिखते हैं कि ब्रिटिश संसद को इतना पावर है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। मानिए ये काम केवल भगवान के लिए, बाकी उसके अलावा वो कोई भी काम कर सकता है। और अमेरिका का न्यायपालिका विश्व का सबसे मजबूत न्यायपालिका है, उतना मजबूत कहीं किसी देश का नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा उन्हें हो मजबूत बा चुनाव कर रहे, यानी अमेरिका के कौन सी मजबूत बा, न्यायपालिका चुनाव। ध्यान दीजिएगा, जब अधिकार का बात है, न्याय का बात है, तो अमेरिका के फेवर में जाइएगा। जब अधिकार का बात है व्यक्तिगत रूप से, इसमें क्या फेल हो रहा है, अधिकार, मेरा अधिकार, समाज का अधिकार नहीं, मेरा, हमको न्याय चाहिए। क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी देश है, व्यक्तिवादी देश है, इसलिए वो स्वतंत्रता पे बोल देता है, वो न्याय पे बोल देता है कि भाई हमने ये कोरोना का इंजेक्शन बनाया तो ये तो मेरा न हुआ, तो सरकार है छीन कर लिया रे। तो अमेरिका कहता है तुमने बनाया तो तुम डिसाइड करोगे कितना में बेचोगे, किसको बेचोगे। तो ऐसे मेंटालिटी वाले देश को बोलते हैं पूंजीवादी। क्या बोलते हैं, पूंजीवादी, व्यक्तिवादी। लेकिन एक देश ऐसा भी है, आप बनाइए, कहे नहीं लाओ इसको दो हमको, तू होता कौन है रे, तुमको तो खिया पिया के हम बड़ा किए, तुमको सुरक्षा दिए, प्रोटेक्शन दिए, सब कुछ दिए, तुमने बनाया, अच्छी बात है, लाओ, अब इसको किसको देना है, कितना में देना, वो हम तय करेंगे, सरकार तय करेगा। तो वैसे देश को क्या बोलिएगा, साम्यवादी। ऐसे देश को क्या बोलिएगा, साम्यवादी। तो अमेरिका कैसा देश है, पूंजीवादी। और पूंजीवादी देश का विशेषता होता है अधिकार, पूंजीवादी देश का विशेषता होता है, जबकि साम्यवादी देश का विशेषता होता है कर्तव्य। साम्यवादी देश का विशेषता होता है, अब दोनों में फर्क है, थोड़ा समझ लीजिए, 2 मिनट थोड़ा टाइम देना होगा, टाइम दीजिएगा। कह रहे हैं ना, साल 1.5 साल से पौने 2 साल तक। उसके बाद कोई भी टॉपिक पर लड़का लोग बताता है तो सर हम यहाँ जाते हैं, इस टॉपिक पर बहुत डिस्कशन होता है, सब मेरा बच्चा अवार्ड लाता है कहीं भी। काहे कि आपको जो हम बता रहे हैं ना, वो पूरा गहराई से बता रहे हैं, आप कहीं फंसिएगा नहीं। अधिकार और कर्तव्य सिंपल तरीका से समझ लीजिए, एकदम एक लाइन में हम समझा देते हैं, समझ में लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। अधिकार का मतलब होता है कि जो आपको लगे कि इसमें मेरा योगदान है किसी भी प्रकार का, वो मेरा है, हम उसको किसी के साथ शेयर करे कि नहीं करे वो मेरा मैटर। ठीक है। कर्तव्य का मतलब होता है कि जो समाज, परिवार, राज्य, सरकार, देश आपको सुरक्षा दे रहा है, भोजन पानी दे रहा है, उसके प्रति भी तो आपका कुछ दायित्व तो बनता है। जैसे मान लिया हम गुरु हैं, आपने हमको पैसा दिया, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे तो आपका अधिकार छीना गया एक तरह से। लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जब हम आए तो आप लोग खड़े हो जाइएगा, तो ये आपका कर्तव्य है। ये कैसा चीज है, ये कर्तव्य है कि हाँ गुरु जी आए हैं, हम लोग का कर्तव्य है इनका सम्मान करना। क्या करना, सम्मान करना है। यहां समझौता हम लोग भी नहीं हुआ है सम्मान का, समझौता हुआ है पढ़ाई का, है कि नहीं है। तो जो पढ़ाई के लिए आपने पैसा दिया, अगर हम नहीं पढ़ाए तो आपके अधिकार का हनन हो गया। आपने मेरा सम्मान नहीं किया, कोई अधिकार का हनन नहीं हुआ। किसका हनन हुआ, कर्तव्य का। किसका हनन हुआ, कर्तव्य का। अब आज एक प्रैक्टिकल कीजिएगा, जैसे कि आप जिस घर में जन्म लिए, यानी कि आपके पिता का मान लिया गया 9 बीघा जमीन है और उस 9 बीघा में 3 भाई आप हैं, तो आपका कितना हुआ, 3 बीघा। तो जाइए बेरा बाबूजी से कहीं कि बाबू हमारे 3 बीघा हुआ, हमारा नाम तनी कह दो, बहुत टाइम हो गया। तो बाबूजी उठाइए जूता, रे ससुरा, रे जो न पढ़ना, हमारा 3 बीघा चाहिए तो चाहिए, है ना। ऐसे आप पढ़ जाइए, उसको देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप पिताजी से क्या मांग रहे हैं, अधिकार। क्या मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। आप और जाइएगा तो थोड़ा देर के बाद वो डोरियो जाएंगे। एगो बात जान लीजिए, मांगिएगा मत हो, ना तो बाबू आके हमरा के गोरियता हो, हमारा बेटा के गलत सिखा दिले हो। और बहुत कानूनो बन गल भीतरे भीतरे, बाप के सेवा ना करब तो ना दियन ओवरऑल।
तो आपने पिता से क्या मांगा? अधिकार मांगा। पिता ने क्या आपसे उम्मीद किया? कर्तव्य का, कि बेटा तुम्हारा अभी कर्तव्य है, पढ़ो लिखो। अरे 3 बीघा तुम्हारा हिस्सा है, कौन लेके जाने वाला है? वो तो थोड़ा है, है। तुम पढ़ लिख के महान बन जाओ, कुछ इसमें और ऐड करो, तुम सब भाई मिलके हमको मूड़ी पर लाद के ले जाएंगे, अंत में यहीं आ जाएंगे नॉर्मल। पहले जूता उठाएंगे, गरियाएंगे, मारेंगे, आप पड़े रहिए खाली ना, हमें चाहिए ना, तो हम जाते नहीं कोर्ट में। तो थोड़ा देर बाद उनका भी दिमाग हिलेगा, गोइल कोर्ट में तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करिए दिखाए कि सही में एकर बा आ कौना नाते बा, खाली कोख में उनका जन्म ले लेनी वही से बा। तो वो आपका क्या है? अधिकार। वो आपका क्या है? उसमें कोई कर्तव्य नहीं है। तो अमेरिका कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, वो आपका है। अब जिसकी यहां कमा रहे हैं, वो मान लिया गया कि हम आपसे कमा रहे हैं, तो आपके प्रति मेरा थोड़ा कर्तव्य भी तो होना चाहिए कि हम अच्छा से पढ़ाएं, अपने दिल से पढ़ाएं, मैक्सिमम एफर्ट लगाएं, जिसको नापा तोला नहीं जा सकता है कि नहीं? तो वो हो गया कर्तव्य। समझ में आया मेरा बात? कर्तव्य होता है कि कर्तव्य पूरा किए बिना अधिकार अधूरा है, महात्मा गांधी ने कहा था। अगर आप अधिकार की मांग करते हैं तो पहले कर्तव्य को पूरा कीजिए। लेकिन यहां ध्यान देखिएगा, पूंजीवादी देश केवल अधिकार पे बोल देता है, कर्तव्य पे उसका कोई बल नहीं होता है। कहता है हर इंसान जन्म से लेता है, उसके साथ साथ उसको कुछ अधिकार मिल जाता है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, उसको क्या पहनना है, क्या बोलना है, कहां जाना है, ये उसका मैटर है, इसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जबकि वही रसिया कहता है कि रे तू जन्म लिया तो तेरा बाप मतारी तुमको पाला पोसा बड़ा किया, सरकार तुमको सुरक्षा दिया, स्कूल दिया, दवाई दिया, आज तुम 2 रुपये कमा रहा है तो कह रहा है मेरा है। बचपन में नली दबा दे रहती तो बुझा जाता। तो उसका सोच अलग है, वो भी अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, ये भी अपनी जगह सही है। अब आप जिसके फेवर में जाना है जाइए, ठीक है ना? तो जब अधिकार का बात है ना तो हम अमेरिका, और जब कर्तव्य का बात है तो रूस, जब कर्तव्य का बात है तो जनरली, अब कॉन्सेप्ट यूपीएससी वाले ध्यान दीजिएगा, रूस ऐसी कर्तव्य किस विचारधारा वाले देशों में पहचान है? किस विचारधारा में? साम्यवादी। रूस कर्तव्य किस विचारधारा वाले देशों की पहचान है? साम्यवादी। अधिकार किस विचारधारा वाले? पूंजीवादी। अधिकार किस विचारधारा वाले? यही ना पढ़ाई हुआ। अब मान लिया गया कोई पूछो फ्रांस में, फ्रांस किस पर बोल देता होगा? पूंजीवादी देश है, अधिकार पे। ब्रिटेन किस पर बोल देता होगा? पूंजीवादी देश है, अधिकार पे। चीन किस पर बोल देता होगा? साम्यवादी देश है, कर्तव्य पे। उत्तर कोरिया चर्चा में है, साम्यवादी देश है, किस पर बोल देता होगा? कर्तव्य पे। देखिए ना वैसा गोली मारता है वो चॉकलेटी बॉय, देखें उत्तर कोरिया का जो शासक है, खाली कहता है मेरा बात मानो, हम जो कह रहे हैं करो, नहीं तो उड़वा देता है, मरवा देता है, आंख के सामने मरवा देता है। वो कहता है एकदम सरकार सब कुछ है, हम ही सब कुछ है, उसका तानाशाही चल रहा है। तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे शब्द आएंगे तो समझिए, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना, कल कंटिन्यू रहेगा। समझ के